आज हम लोग 10th क्लास ज्योग्राफी का एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न तीनों मिलेंगे। इससे पहले का जो पार्ट है, पार्ट 1, वो अपलोड हो चुका है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। पहला सवाल है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? ऑप्शन है वनोन्मूलन, ऑप्शन बी गहन खेती, ऑप्शन सी अति पशुचारण या ऑप्शन डी अधिक सिंचाई। तो यहाँ पे आप जवाब देख सकते हैं, आंसर दिया ऑप्शन डी यानी अधिक सिंचाई। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि पहाड़ों में की जाती है, तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा पहाड़ है? आपको पता होगा कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पहाड़ है, तो उत्तराखंड होगा सही आंसर, ऑप्शन डी। उसके बाद बढ़ते हैं तीसरा सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा यानी बालू वाली मृदा, मिट्टी। तो बालू वाली मिट्टी किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। उसके बाद आता है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन है आपका बेंजीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी एंट्रीन या ऑप्शन डी फास्फोरस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी एंड्रीन। उसके बाद बढ़ते हैं पांचवा सवाल की ओर। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? आप लोगों को पता है कि काली मृदा जो है जलोढ़ मृदा का प्रकार है। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है बलुई मृदा, ऑप्शन बी रेगूर मृदा, ऑप्शन सी लाल मृदा या फिर ऑप्शन डी पर्वतीय मृदा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी रेगूर मृदा। अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी जो सवाल 2 नंबर के लिए अक्सर पूछे जाते हैं। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सुनिए पहला सवाल। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावे। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है? आप लोगों को पता होगा कि जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, मतलब सबसे ज़्यादा फसलों की खेती बढ़िया से होती है जलोढ़ मृदा में। तो जलोढ़ मृदा का विस्तार किन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा है, ये बताइए। देखिए पहले, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, असम जैसे राज्य इत्यादि में जलोढ़ मृदा का विस्तार सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो है कि कौन कौन से फसलें इसमें उगाई जा सकती है, देख सकते हैं। जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसल गन्ना, मक्का, गेहूं और चावल इत्यादि है। अब अगला सवाल है, समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समुच्च कृषि पहाड़ों में की जाती है, पहाड़ों के ढलानों में। तो समुच्च कृषि क्या है, यही आपको बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहाड़ों के ढलान पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए, मतलब मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए वृत्ताकार खेत बनाकर कृषि यानी खेती की जाती है। वृत्ताकार यानी गोल गोल, आपको फोटो में दिख रहा होगा, इस टाइप से खेती की जाती है, क्योंकि इसे देखने पर दूर से समुच्च रेखा के आकार का दिखाई देता है। समुच्च रेखा आप लोग 8 या फिर 9th क्लास में पढ़े होंगे कि इस टाइप के समुच्च रेखा होते हैं जो सीढ़ी नुमा होते हैं, सीढ़ी टाइप के दिखाई पड़ते हैं। तो अगर समुच्च कृषि को हम दूर से देखते हैं तो ये समुच्च रेखा के आकार का ही दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे समुच्च कृषि कहा जाता है या फिर समुच्च कृषि के नाम से जाना जाता है। तीसरा सवाल है, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? मतलब जिन इलाकों में तेज हवा के कारण मिट्टी का कटाव होता है, वहाँ पर कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? तो यहाँ पे आपको सिंपल सा लिखना है, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। पट्टिका कृषि में दूसरे जगह से घास की पट्टियों को लाया जाता है और फिर खेतों में पट्टियों के रूप में बिछाया जाता है, जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है। आपको यही लिखना है। इसमें किसी दूसरे जगह से घास की पट्टियों को लाकर खेत में बिछाया जाता है, जिसके कारण पवन अपरदन बहुत कम होता है। अब बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? इसका जवाब लिखना है, फसल चक्रण में प्रत्येक वर्ष, मतलब हर साल 2 फसलों के बीच एक दलहन या फिर तिलहन फसल उगाया जाता है। दलहन फसल या तिलहन फसल, जो दाल वगैरह, दाल की जो खेती होती है उसी को दलहन या तिलहन कहा जाता है, तो उगाया जाता है।
जिसके जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। मतलब दाल के जड़ों में, दाल के पौधों के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को मृदा में इकट्ठा करता है, मतलब मिट्टी में इकट्ठा करता है, जिससे मृदा के पोषणीय स्तर बरकरार रहता है। जब मृदा का पोषणीय स्तर बरकरार रहेगा, मृदा में ताकत रहेगी, तो मिट्टी का कटाव कम होगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जलाक्रांता कैसे उपस्थित होता है और मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है? काफ़ी सिंपल जवाब होगा, आप लोग सिर्फ इसको ध्यान से सुनिएगा। खेतों में अधिक सिंचाई के कारण जलाक्रांता की समस्या उत्पन्न होती है। पहला सवाल था कि जलाक्रांता कैसे उपस्थित होती है, तो यहाँ पे लिखना है खेतों में अधिक सिंचाई के कारण जलाक्रांता की समस्या उत्पन्न होती है। जलाक्रांता के कारण मिट्टी के लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं। लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, जिसके कारण मिट्टी की पोषक तत्व नष्ट हो जाती है। साथ ही साथ मिट्टी बेजान और भुरभुरा हो जाता है। यानी बेजान और भुरभुरा हो गया तो अब वो किसी भी प्रकार से कट सकता है। तो अब इसका जो अगला सवाल है कि मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके कारण हवा पानी के द्वारा मृदा का अपरदन होता है। मतलब मिट्टी जब भुरभुरा बेजान हो जाता है तो हवा, तेज हवा या फिर पानी बहने के कारण मिट्टी का कटाव होता है। उसके बाद दूसरा लिखना है आपको, अधिक सिंचाई के कारण फसलों के जड़ें सड़ने लगते हैं। जड़ जो होते हैं फसलों के, जब ज़्यादा देर तक पानी लगे रहेंगे खेतों में तो उसके जड़ सड़ने लगते हैं, जिससे मिट्टी में जकड़ कम हो जाती है। फसलों के जड़ जब कम हो जाते हैं तो मिट्टी के में जकड़ कम होती है, जिससे मृदा अपरदन होता है, मतलब मिट्टी का कटाव होता है। उसके बाद अगला लिखना है, मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। अधिक सिंचाई के कारण मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, जिसके कारण मृदा अपरदन होता है। अगला सवाल है, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। मृदा संरक्षण यानी मृदा को बचाने के लिए जो है उसको एक निबंध लिखना है। आप लोग निबंध पहले बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि निबंध किस तरीके से लिखा जाता है। निबंध में जिसके बारे में लिखने के लिए कहा जाता है उसके बारे में ही जो भी बातें हैं लिखना पड़ता है। तो मृदा संरक्षण के बारे में लिखने के लिए कहा गया, मतलब मिट्टी को बचाने के लिए जो भी बातें हैं, क्यों बचाना चाहिए, कैसे बचाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको लिख देना है। उससे आपको अगर इसमें फिर भी दिक्कत हो तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, गूगल में आपको ईजिली मिल जाएगी। अगला सवाल है, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा पशु होने के बाद भी इससे होने वाले कमाई में अर्थव्यवस्था में इसका योगदान बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसी चीज़ को स्पष्ट करने के लिए कहा गया। तो इसका कारण क्या, यही लिखना आपको। सिंपल सा सवाल है, इतना बड़ा सवाल है, लेकिन इसका एक ही बात है कि भारत में इतना ज़्यादा पशु है लेकिन इससे लाभ ना के बराबर होता है, क्यों? तो यहाँ पे आपको लिखना है, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। जो सवाल में है आपको यहाँ तक लिख देना है, बिल्कुल सेम टू सेम। क्योंकि भारत में पशुओं को चराने के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है, जिसके कारण पशुओं को सही तरीके से भोजन नहीं मिलती है, जिसके कारण पशुओं जैसे गाय, बकरी, भैंस आदि कमज़ोर हो जाते हैं और जिसके कारण ये कम दूध देते हैं। और इसी तरीके से कई प्रकार के क्रियाएं होते हैं जिससे पशुओं से हमें लाभ प्राप्त होता है। पशुओं को चारागाह नहीं उपलब्ध होने के कारण, पशुओं को सही तरीके से भोजन ना मिलने के कारण हमें उसके द्वारा लाभ प्राप्त नहीं होती है।